नमस्कार। साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज कविता केंद्रित बातचीत हम करेंगे। हिंदी कविता में जो कुछ बदलाव आए हैं, कविता की जो ज़मीन विकसित हुई है और ज़मीन इस तरह बनी है जिसमें विविध विधाओं के भीतर का एक अंतर अनुशासन, प्रकृति, प्रेम, पर्यावरण के बीच में हिंदी कविता ने अपनी एक सार्थक उपस्थिति दर्ज की है। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हिंदी कविता की एक उर्वर परंपरा, आधुनिक हिंदी कविता की, जिसे निराला से लेकर के और आज तक बहुत से कवियों ने सींचा है, संवारा है, आज उस कड़ी में एक तरफ अस्मिता का दौर है, एक तरफ स्त्री और तमाम तरह की जनजातीय अस्मिता का दौर है, एक तरफ दलित विमर्श का दौर है, एक तरफ तमाम तरह के विमर्शों के बीच में जब कविता बन रही है तो नई उम्मीद के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ हमारे बीच में तरह तरह की कविताएं आ रही है। तो आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं हिंदी में अभी हालिया जो किताब आई है, धूप के नन्हे पाँव, और कविता संग्रह है, बहुत प्यारी कविताओं की किताब आई है। इस किताब की जो कवयित्री हैं, जो कवि है, स्त्री कवि चित्रा सिंह हमारे बीच में मौजूद है। मैं बहुत स्वागत करता हूँ चित्रा सिंह का इस कार्यक्रम में। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि सबसे पहला प्रश्न चित्रा जी के बारे में मैं ये बताऊं कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से आप रसायन शास्त्र में पीएचडी है और हिंदी में लगातार लिख रही हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद इनकी कविताओं की दूसरी किताब आई है। पहली किताब के बाद 2012 के बाद एक लंबा गैप लेकर इन्होंने दूसरा संकलन अभी हाल में इनका प्रकाशित है। इनकी कविताओं की एक दो खासियत मैं बताऊं कि शीर्षक विहीन कविताएं इनकी होती है। सूक्ष्म संवेदना और मानवीय जो चेतना है इनमें कूट कूट कर भरी है। एक विशेष तरह की भावनात्मक परिस्थितियों में ये कविताएं आपको ले जाती है, विभिन्न मनोदशाओं से आपका परिचय कराती है, और जिस तरह कविता एक सार्थक संवाद करती है, सार्थक विवेक की निर्मिति में सहायक होती है, उस तरह की कविताएं चित्रा सिंह के पास भी उपस्थित है। पहला प्रश्न आपसे ये उठता है कि अमूमन एक पाठक होने के नाते भी मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि इतने लंबे अंतराल के बाद किताब क्यों? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुणाब जी। ये जो सवाल बार बार मुझसे किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये किताब आ जाने के बाद ये सवाल और दुगनी गति से और दुगने बल से मेरे ऊपर ये बार बार फेंका जा रहा है कि किताब का जो लंबा अंतराल है वो क्यों। लेकिन मैं सच कहूँ कि मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं था कि मुझे हर साल एक किताब निकालनी चाहिए, और ना मैंने ये सोच के कि मुझे किताबें ही के लिए ही कविता लिखनी है। तो वो एक सहज भाव से 2012 में जब संग्रह आया था तो वो एक अलग तरह का वहाँ पर एक योजना के तहत उसमें भेजी गई कविताएं थी, और इस बीच के दौरान में दूसरी कुछ बातें या व्यस्तताओं की वजह से शायद उतना लिखना पढ़ना नहीं हो पाया था, और कविताएं भी सच बताऊं तो मेरे पास उतनी नहीं थी कि मैं एक फिर संग्रह के लिए अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाऊँ। तो वो जो भीतर मेरे दबा हुआ था वो अब कोई ऐसा समय होगा जिसमें बाहर निकला। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो ईमानदारी भरा जो उत्तर है वो यही है कि ये एक गैप जो है वो मिट्टी के भीतर का कुछ दबा हुआ था, जिसको अनुकूलन अभी मिला, और इसलिए ये कविताएं और ये संग्रह अभी आप सबके सामने आया। ये प्रश्न उठता है कि पहले संग्रह में जो एक कवि आपका है, उस कवि की निर्मिति होती है पहले संग्रह से, वहाँ से अभी तक की जो यात्रा है वो किस तरह की रही है यात्रा?
देखिए, ये मैंने महसूस किया कि क्योंकि आपने अभी मेरा परिचय भी दिया कि मेरा जो विषय है वो रसायन शास्त्र है और विज्ञान की छात्रा होने के नाते मैं इसको अपने लेखन को भी उसी तरह से देखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की जो भी इस सृष्टि में जो प्रस्तुत है उसका अपना एक जीवन चक्र होता है और वो पूरा जो जीवन चक्र है उसमें उतार चढ़ाव, गिरना, संभलना, खड़े होना, लड़खड़ाना, ये सारी बातें होती हैं। और लेखन का भी कुछ कुछ जो जीवन है वो उसी तरह का होता है। तो आप इसमें देखेंगे भी, अगर पहले संग्रह और दूसरे संग्रह की आप तुलना करें या कविताओं की आप तुलना करें तो एक पूरा जीवन चक्र है। और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको अभी और आगे ले जाना है। तो इस तरह का जो नाइट्रोजन कार्बन साइकिल की हम बात करते हैं, वैसे ही कविताओं की भी एक पूरी यात्रा होती है और लेखन का भी अपना एक अपने जीवन पहले संकलन के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा। जी। पहला संकलन जो है मेरा, जिसका रेत में उगाए हैं फूल, एक कविता का शीर्षक है। और ये 2012 में भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से आया, जिसमें एक योजना के तहत हमने अपनी पांडुलिपि भेजी थी कि वहाँ पर नए कवियों को जिनका कोई संग्रह नहीं छपा है उनकी कविताएं आमंत्रित की गई थी। तो मैंने ऐसे ही सहज भाव से वो देखा और वहाँ पर भेज दिया। तब भी मुझे ऐसी कोई लालसा या कोई बहुत उम्मीद या छटपटाहट नहीं थी कि मुझे संग्रह मेरा होना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी कविताएं इतनी हो गई थी और सबको लगता था कि इनका एक संग्रह में आना अब ज़रूरी है, और मैं कहाँ जहाँ भी गई और मैंने मंचों से कविता पढ़ी तो जब सराहना मिली तो थोड़ा सा हिम्मत मिली कि हाँ, इसको एक अब संग्रह की शक्ल दी जा सकती है। तो इस तरह से पहले वाले संग्रह का आना रेत हुआ। में उगाए हैं फूल से लेकर धूप के नन्हे पांव तक, प्रकृति अपने पूरे सरोकार के साथ कविताओं के बीच में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को अपनी छोटी छोटी 2 कविताएं आप इसमें से पढ़ दीजिए। और आपने अभी मानवीय संबंधों की भी बात की, फिर आपने अभी प्रकृति की भी बात की, और तीसरी और ज़रूरी बात आपने ये कही कि शीर्षक विहीन कविताएं हैं जी। तो जो मेरी कविताएं हैं वो इतनी छोटी हैं कि कई बार 2 लाइन, 3 लाइन या 4 लाइन की कविताएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि अब इनमें ये खुद ही अपने आप में इनका चेहरा एकदम सामने प्रस्तुत है, तो मैं इन्हें क्या शीर्षक दूं। शीर्षक की ना देने की एक वजह यही है। पहली मेरी कविता है, आंसुओं से भीगी मन की गीली मिट्टी पर। आंसुओं से भीगी मन की गीली मिट्टी पर अभी अभी उग आया है उम्मीद का एक पौधा। आंसुओं से भीगी मन की गीली मिट्टी पर अभी अभी उग आया है उम्मीद का एक पौधा। उम्मीद का पौधा आंसुओं का दर्द समझता है। वाह जी। एक और कविता रिश्तों को लेकर है। जी हाँ। लंबे रिश्तों की जरह भी लंबी होती है। लंबे रिश्तों की जरह भी लंबी होती है। लंबे लंबे होते हैं उदासी बेचैनी भरे दिन। लंबी लंबी जहरीली काली रातें, लंबी लंबी शिकायतें। लंबे रिश्ते में बंधे 2 लोग, लंबे रिश्ते में बंधे 2 लोग लंबी दूरी तक दूर जाकर भी एक दूसरे के करीब, बेहद करीब होते हैं। लंबे रिश्तों की जरह भी लंबी होती है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी जिस तरह आपकी कविताओं में हमने देखा कि एक सूक्ष्मता रहती है, ख़ास तरह की सूक्ष्मता का अनुभव आप करती हैं, उसे कविताओं में किस प्रकार आप प्रवेश कराती हैं उस सूक्ष्मता को? सूक्ष्मता, दरअसल कविता जो है वो एक तरह की एक्सरे मशीन से निकली कोई फिल्म है,
और आपके भीतर जो भी कुछ चल रहा है जी वो आपको कविता के लिए प्रेरित भी करता है, और वही जो मन की भाषा है या आपके हृदय की भाषा है, जिसे आप शब्द अगर देना चाहें तो वो कविता में ही दिए जा सकते हैं। जी आजकल तो मैं अरुणाभ जी ऐसा महसूस करने लगी हूँ, आपने ये सूक्ष्म की बात कही कि आपके भीतर एक अलग तरह का ब्रह्मांड है, और वो दुनिया जो है वो जिससे आप संवाद करते हैं, जिससे आप लगातार बातचीत करते हैं, और वो आपको प्रेरित करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे आप बाहर गाड़ी से गुजर रहे हैं तो आपकी आंखें वो जो दृश्य देख रही हैं, लेकिन आपका मन सोच रहा है, और वो आपका मन जो है वो अपनी एक भाषा बुनता है, और उस भाषा को फिर आप शब्दों में पिरोते हैं और कविता के रूप में आप उसको बाहर लाते हैं। तो मुझे लगता है जो भी रचनात्मक लोग हैं या संवेदनशील लोग हैं, संवेदनशील तो सभी होते हैं, कविता लिखें या ना लिखें, लेकिन हमें ये समझ होती है कि हमें उन्हें शब्दों में कैसे पिरोना है, इसीलिए हम कवि हैं। बतौर स्त्री कविता के केंद्र में जब स्त्री आती है, और बतौर स्त्री आपको जो कविता लिखने के दौरान जो अनुभूति होती है, तमाम तरह की बातें स्त्रियों को लेकर, स्त्री कविता को लेकर, इस कविता के स्त्रीवादी पाठ को लेकर के साहित्य के भीतर कही गई है। मैं उन इलाकों में अभी नहीं प्रवेश कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपसे ये जानने का है कि चित्रा जी, जैसे एक स्त्री के लिए लिखना कितना कठिन है या कितना आसान है? क्या आपको नहीं लगता है कि कविताओं की जो दुनिया है, ये इसमें एक स्त्री का जो प्रवेश होना चाहिए, चूँकि एक सबसे कलात्मक स्वरूप है, तो किस रूप में आपकी जो आपके भीतर की जो स्त्री है वह कविता में कैसे बाहर आती है? इस संग्रह की एक खास बात ये भी है कि इसमें कई जो कविताएं हैं, अगर आप देखेंगे इस कविता संग्रह में जो 61 कविताएं हैं, तो 51 के बाद की जो सारी कविताएं हैं वो स्त्री केंद्रित हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं अपने लेखन की बात करूँ या मैं अपने आप की बात करूँ, तो स्त्री का मन ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुझे अपने आप को व्यक्ति कहलवाना ज़्यादा पसंद है, और मेरी शायद परवरिश भी उसी तरह की है कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जो गलत है वो सबके लिए गलत है, जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। तो ये दिमाग बराबरी वाला ये मेरे पास शुरू से था। लेकिन हाँ, जब आप मन की बात करते हैं तो स्त्री चीज़ों को जिस तरह से पकड़ती हैं स्त्रियाँ, उसकी झलक मेरी इन कविताओं में तो बहुत आप है। अपनी पसंद से एक कविता जो स्त्री मन की जो झलक है आपके भीतर की, उसे किस रूप में हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं, तो हम चाहते हैं कि उस तरह की एक कविता का आप पाठ करें। जी जी चित्रा जी। सबसे पहले तो मैं एक जो स्त्रीवादी कविता है जिसका स्वर जो है वो बहुत आक्रामक है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर। स्त्रियाँ जब चलती हैं तो उड़ती है धूल, स्त्रियाँ जब चलती हैं तो उड़ती है धूल, किसी के दंभ की, किसी के अभिमान की। उसी धूल पर रखकर अपने पाँव, उसी धूल पर रखकर अपने पाँव, वे चुनती हैं आगे की राह। पीछे छूटते उनके कदमों के निशान, पीछे छूटते उनके कदमों के निशान, मुस्कुराकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। स्त्रियां जब चलती हैं तो उड़ती है धूल, किसी के दंभ की, किसी के अभिमान की। एक और कविता है जो स्त्रियों पर केंद्रित है, और उसमें थोड़ा रसायन भी घुला है, तो आप देखिए। जरूर जरूर। स्त्रियों ने खोल दी हैं मन की सारी खिड़कियाँ, स्त्रियों ने खोल दी हैं मन की सारी खिड़कियाँ, और अब वे बाहर की खुली हवा का स्वाद और गंध दोनों पहचानती हैं। उन्हें उसमें घुले हर रसायन के, उन्हें उसमें घुले हर रसायन के निश्चित अनुपात का भी पता है। वे अब जान चुकी हैं कि बाहर की हवा उतनी भी नहीं है जहरीली जितना उन्हें उनके पूर्वज
बता कर गए थे। बहुत अच्छा। ये बताइए, संग्रह, कविता संग्रह, जो कविताओं की किताब का नाम इस तरह का जो धूप के नन्हे पाँव, इसमें जो आपने शीर्षक सोचा है, वो ऐसा शीर्षक दिमाग में क्यों आया? ये सहज जिज्ञासा हो सकती है पाठकों की भी, यह जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन दर्शकों की भी स्वाभाविक इच्छा ऐसी हो सकती है। जी जी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और धूप के नन्हे पाँव को अगर हम ध्यान से सोचें उस बारे में और देखें, तो ये जो हर एक के जीवन में एक रात जो काले लिबास में ढक के आती है, और कई बार वो रात पूरी की पूरी काली रात होती है। हर एक के जीवन में इन रातों का समावेश होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो कई बार उन काली रातों में सारी सारी रात जब आप सिर्फ और सिर्फ सुबह का इंतज़ार करते हैं, और उस सुबह में जो पहली धूप की दस्तक या पहली किरण जब दरवाज़ा खटखटा के आपको कहती है, क्योंकि मैं जगाना शब्द यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप ऑलरेडी आप जाग रहे होते हैं क्योंकि आप सुबह का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो जो दस्तक होती है जो ये कहती है कि नया दिन है, नई तरह से इसे जियो, और वो जो एक उम्मीद आपके भीतर बढ़ती है, तब फिर मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी, धूप के नन्हे पाँव। और मेरे घर में जो सीढ़ियाँ हैं, मैंने उसको देखा, धूप को वाकई वहाँ से उतरते हुए और एक उम्मीद की तरह उतरते हुए देखा। तो इसीलिए मुझे लगा कि 10 साल बाद अगर मेरा कोई शीर्षक आता है तो क्यों ना वो उन नन्हे पाँव से शुरू हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ की कोख से भी जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वास्ता दुनिया से होता है उन्हीं नन्हे पाँव से होता है, और फिर जाके हम अपनी ज़मीन बनाते हैं और उस पे हम अपने पैरों को चलना सिखाते हैं। और ये एक यात्रा की शुरुआत है, नन्हे पाँव, लेकिन फिर वो उम्मीद के नन्हे पाँव, और उम्मीद को हम धूप से जोड़ सकते हैं। जी, तो जितने मतलब प्राकृतिक अवयव हैं, प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं, वो आपको किस रूप में जोड़ती हैं, प्रभावित करती हैं, आपको अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं, और उन दिशाओं से आप कविता बनाने की तमीज़ अपने भीतर विकसित करते हैं। हिंदी के बड़े कवि धूमिल ने कभी कहा था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो आदमी होने की तमीज़ को मैं आदमी से नहीं देखता, मैं इसे मनुष्य होने की तमीज़ कहता हूँ, या अगर इसे इस रूप में देखा जाए। और आपने जिस हिसाब से प्रकृति की विविधताओं को, प्राकृतिक अवयवों को अपने भीतर सम्मिश्रण करके हिंदी की जो स्वाभाविक हिंदी कविता की ज़मीन है वहाँ तक पाठकों को आप ले जाती हैं, जिससे उनके भीतर उसका जो एक पारंपरिक संस्कार है हिंदी कविता का, जहाँ प्रकृति अपने पूरे मिजाज के साथ मौजूद होती है, उन मिजाजों की पड़ताल मुझे लगता है कि दोनों संग्रहों में अच्छे से आप करती हुई प्रतीत होती हैं। तो चित्रा जी, एक कविता आप और सुनाइए जिससे हमारे पाठकों को, दर्शकों को और अच्छा लगे थोड़ा। जी, अब मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कविता सुनाती हूँ। और ये पहले की भी कविताएं बहुत मज़ेदार थी। नहीं, इसलिए क्योंकि ये कविता जो है वो खुद से प्यार करने वाली कविता है। जी हाँ, जी हाँ। और हम सबको ये एक संदेश भी है, हम सबको सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, तभी हम किसी और से प्यार कर पाएंगे। जी। एयरपोर्ट के महिला प्रसाधन कक्ष के सारे आईने सिंगार में व्यस्त हैं। एयरपोर्ट के महिला प्रसाधन कक्ष के सारे आईने सिंगार में व्यस्त हैं। कोई अपनी आंखों में काजल काढ़ रहा है तो कोई होठों पर रंग की परतें चढ़ा रहा है। कोई अपनी मचलती जुल्फों को कहीं भी उलझने से रोक रहा है कि तभी मेरा आईना सवाल कर बैठा, हम किसके लिए इतना सज रहे हैं। बगल के पक्के रंग वाले आईने की आत्मविश्वास भरी आंखों से आवाज़ आई, खुद के लिए और किसके लिए। बाकी सारे आईनों ने भी
सहमति में जोर से अपनी पलकें झपकाईं। सब बाकी सारे आइनों ने भी सहमति में जोर से अपनी पलकें झपकाईं और सब के सब धड़ल्ले से दरवाजे को धकेलते हुए सीट बेल्ट को कस के बांध अपनी कुर्सी की पीठ सीधी कर लंबी उड़ान के लिए निकल गए। क्या बात। तो एक मुझे मतलब एक चीज़ जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर, परिवार और स्त्रियाँ, इन तीनों चीज़ों पर आपने कविताओं को अपने केंद्र में रखा है। इसको किस रूप में आप देखती हैं? बहुत संक्षेप में इसका हमें जवाब चाहिए, घर, परिवार और स्त्रियों का। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है कि स्त्रियां जो हैं वो घर, परिवार, कामकाज, इन सब में अपने आप को वो जिस तरह से ढालती हैं। और ये बहुत एक पुरानी बात है कि हम जानते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सक्षम होती हैं, सहनशीलता उनमें ज़्यादा होती है और उनके ऊपर आप जितना भी कुछ बोझ ला दें, मैं इसको ऐसा कहना चाहती हूँ, वे उसे आसानी से वहन कर लेती हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा नया नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है नया इसमें सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने लिए भी, अपने लेखन के लिए भी सांस लेने की जगह निकाल पा रही हूँ। और घर, परिवार और इन सब के बीच में सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो जीवन है। और जीवन की जो सारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, आपको उनको पूरा करते हुए, आप भी ये बात जानते होंगे, आप भी लेखक हैं, कि हम सब अपने अपने तय सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह व्यवस्थित करते हुए भी लेखन की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा है। बहुत शुक्रिया चित्रा जी। अभी चित्रा सिंह जी को सुना, इनकी कविताएं सुनी। कविताओं की दुनिया में इनका प्रवेश बहुत सार्थक है और अपने हिसाब से ये अपना जो बेस्ट दे सकती हैं कविताओं के भीतर, उसकी पूरी कोशिश करती हैं। 2 संग्रह प्रकाशित हैं और दोनों संग्रहों में इन्होंने प्रेम, प्रकृति, पर्यावरण, मनुष्य की स्वाभाविक चिंताएं, मनुष्य की आकांक्षाएं और एक मनुष्यता को बचाने की जद्दोजहद के साथ ये हिंदी कविता के बीच में मौजूद हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि धूप के नन्हे पाँव को हिंदी पाठकों का प्यार मिलेगा और उसे हिंदी के पाठक पसंद करेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चित्रा सिंह की कविताएं और उनकी जो एक पूरी संवेदना है, उसको समग्रता से समझें, उसको जानें, व्यवस्थित तरीके से उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सब ने ध्यान से और हमें देखा, सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।